नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा विशेष में सबसे पहले हम बात करेंगे आज नई शिक्षा नीति की, जिसको औपचारिक रूप से सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में लॉन्च किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस नीति को 2025 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य है। शिक्षा के मूलभूत ढांचे में बदलाव के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार का उद्देश्य है। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नई नीति लागू होने से एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो शिक्षा नीति की 10 बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। साल 2025 तक पूरी तरह से ये लागू हो जाएगी। सीएम की ओर से कहा गया है ड्रॉप आउट रेट कम किया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति को लेकर खास बातें आपको बता रही हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि साल 2025 तक ये नीति पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इसके साथ ही ड्रॉप आउट रेट कम किया जाएगा। इसके तहत वहीं हर बच्चे को स्कूल तक लाया जाएगा। कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे, ये लक्ष्य रहेगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर होगा। इसके साथ ही छात्र के घर से 2 से 3 किलोमीटर में स्कूल अनिवार्य होगा। ये भी इसके तहत किया जाएगा। 4000 प्लेवे स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि छोटे बच्चों की शिक्षा की जो नींव है वो रखी जा सके। 137 नए संस्कृति मॉडल स्कूल भी खुल रहे हैं। तो 1418 इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बैग फ्री भी बनाया जाएगा। जो बोझ है बच्चों के ऊपर उसको कम करने की कोशिश भी की जाएगी। तो उच्चतर शिक्षा में छात्राओं का नामांकन 50% भी होगा। और मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया नई शिक्षा नीति को लेकर, ये भी आपको हम सुनाते हैं। यह हमारी इतनी बड़ी जो फौज है, जो शिक्षाविद हैं, जिन लोगों को इस विषय को आगे लेके चलना है, बढ़ना है, इनको अपने लेवल पर सबको उसको कैसे लागू करना है, इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। लागू करने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं विभाग की ओर से, आप सब लोगों से मिलकर के, और जो उसमें से एक विषय निकल करके आया हरियाणा के अंदर, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि बड़ा उत्साह है कि हम इसको कैसे लागू करें। उसी में से एक निर्णय लिया है कि हम अपनी इस शिक्षा नीति को, जो देश भर के अंदर तो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक लागू करेंगे, हरियाणा के लोगों ने सबने मिलकर तय किया कि हम इसको 2025 तक लागू करेंगे। तो इस शिक्षा नीति को लागू करके अपने देश का नागरिक, अपने प्रदेश का नागरिक 21वीं सदी का ऐसा नागरिक बने कि हम सीना चौड़ा करके, माथा ऊंचा करके विश्व में खड़े हो सके कि भारतवर्ष, जो कभी इस दुनिया का विश्व गुरु जिसकी चर्चा हमारे कनिष्ठ जी ने की है, कि विश्व गुरु के नाते से फिर अपने आप को स्थापित कर सके। यानी व्यक्ति एक अच्छा हेयर कटर अगर बनना है तो भी उसको कौशल की आवश्यकता है। पुराना जमाना चला गया कि कोई भी अपना कैंची और वो लेकर के बैठ जाएगा कहीं भी और बाल काट लेगा और सब कटवा लेंगे, ऐसा नहीं। आज हर किसी को अच्छे सैलून की आवश्यकता होती है, अच्छी उसको ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता होती है। तो इन चीजों के लिए एक अच्छा कुक, उसको भी स्किलिंग की जरूरत है। एक अच्छा पीएन कैसे बने, उसको भी स्कूल सर्टिफिकेट की कोर्स की जरूरत होगी। वहां भी उसको कुछ ना कुछ भाषा का भी ज्ञान ठीक से हो, ठीक से वो समझ सके, ठीक से अपना काम कर सके। तो छोटे छोटे ऐसे 800 से ऊपर कोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे स्किल डिपार्टमेंट ने तैयार किए हैं कि जिनकी शिक्षा दी जा सकती है। और इसमें मैं हमारे राज नेहरू जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत से एमओयूज करके, और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भी किए, संस्था कॉर्पोरेट जगत के साथ किए, अपने कॉलेजेस के साथ किए हैं, और सब शिक्षण संस्थाएं जितनी भी हैं उनमें इतने सेंटर जो बनाए हैं। लगभग 75,000 नौजवानों को स्किलिंग के कोर्स कराए जाए, यानी सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक। एक हमने जो व्यवस्था शुरू की, पासपोर्ट सहायता व्यवस्था, यानी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को पासपोर्ट दे करके भेजेंगे ताकि उसके सामने अगर उसमें देश के बाद दुनिया में कहीं जाना भी है तो एक उसके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए कि उसका मन अगर होता कि मुझे विदेश में भी जाना है, जाकर के कुछ देखना है, सीखना है, काम करना है, तो ये व्यवस्था भी हमने कॉलेजेस में शुरू की है। फ्री पासपोर्ट देने की बात
की हमने की है। जो साइंस की लेबोरेटरीज हैं उसमें भूमि परीक्षण, पानी परीक्षण, खाद्य पदार्थ परीक्षण, इस प्रकार की परीक्षण प्रयोगशाला उसके माध्यम से काम करेंगे तो उसको उसका कोई ना कोई लाभ भी मिल सकता है। हमारे 100 ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर लैब खोलने की योजना कृषि विभाग ने बना ली है कि वो लैब खोल कर कृषि विभाग देगा और उन विद्यार्थियों को कहेंगे कि इस मिट्टी के परीक्षण करके उन लोगों को अपने हर खेत की मिट्टी का परीक्षण सॉइल हेल्थ कार्ड जो उसका बना हुआ है उसके हिसाब से करके दीजिए। उनको एक छोटी निश्चित राशि भी है बच्चों को वो मिलती है। तो अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है और व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों को समझना चाहिए कि आंदोलन अपनी जगह है, उनके आंदोलन की वजह से दूसरे लोगों की आजादी बाधित ना हो, यह भी प्रजातांत्रिक आंदोलन का मुख्य आधार होता है। किसानों को इस बात को समझना चाहिए, आंदोलन अपनी जगह है, पर आंदोलन से दूसरे आदमी को तकलीफ ना हो, उनकी आज़ादी बाधित ना हो, ये भी हर प्रजातांत्रिक आंदोलन का आधारभूत जो है प्रिंसिपल होता है। ये गलत है। इस देश में हर आदमी को फ्रीली कहीं भी आने जाने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, उस पर किसी को भी रोक लगाने का अधिकार नहीं है। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों के विरोध जारी है। विपक्ष ने लगातार 10वें दिन भी सदन के दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हरियाणा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दे रहा, जिससे जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने संसद के गतिरोध पर सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। तो संसद में लगातार कार्रवाई बाधित हो रही, लगातार दूसरे हफ्ते तक संसद नहीं चल पा रही। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल जी। सुनीता जी, कैसा लगता है, आप लोग रोज संसद में कामकाज करने के लिए आते हैं, महत्वपूर्ण बिल पारित करने के लिए आते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आते हैं, लेकिन संसद में हंगामा होता है और संसद में बिना काम के ही संसद स्थगित हो जाती है, कैसा लगता है? देखिए, सबसे बहुत बुरा लगता है। हम लोग जो हैं बहुत मुश्किल से जनता के आशीर्वाद से चुनकर जो है वो लोकसभा में पहुंचते हैं। मैं कहूँगी कि हमारी सबसे बड़ी पंचायत जो है हमारी देश की, इसमें हम पहुंचते हैं तो लोगों की बातों को रखने के लिए, जनता की बातों को रखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब यहाँ पर सिर्फ नारेबाजी करके, स्लोगन करके और उसको बार बार स्थगित जो है वो करना पड़ता है आदरणीय सभापति महोदय को या स्पीकर साहब को, तो बहुत ही बुरा लगता है। जनता के पैसे की बर्बादी है ये। और स्पीकर साहब के पास जो है वो हमारे विपक्ष के दल के नेता पहुंचते हैं और वहां पर उनको आश्वासन देते हैं कि हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज 193 पर जो है वो कोरोना के बारे में चर्चा होनी थी, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा नहीं होने दी और उसकी वजह से जो है वो स्थगित करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष जो है वो चर्चा होने ही नहीं दे रहा है और अपनी उपस्थिति बहुत भौंडे तरीके से, मैं तो कहूँगी कि दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है। ये तरीका नहीं होता है। हमें संसद जो है वो चर्चा के लिए मिली हुआ है, लेकिन वहाँ पर चर्चा की बजाय इस तरह का जो है वो नारेबाजी करके वो लोग बार बार जो है उसको स्थगित करना पड़ता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, कोरोना एक ऐसा मुद्दा है जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो आखिर विपक्ष चाहता क्या, किस मुद्दे पर चर्चा चाहता है? देखिए, कुछ हमें समझ में नहीं आता। बहुत से लोग जो है वो किसान की तख्ती लेकर वहाँ पर रहते हैं, तो आदरणीय स्पीकर साहब ने किसानों के बारे में भी उन्होंने चर्चा करने के लिए कहा कि आप चर्चा करिए। लेकिन वहाँ पर विश्वास दिलाने के बाद और अंदर संसद के अंदर फिर से वही हंगामा, तो मुझे लगता है कि जनता के पैसे की बर्बादी। इसी बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल, जिनका कहना है कि विपक्ष जनता के पैसों की बर्बादी कर रहा है क्योंकि संसद में विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन में जो नकाबपोश घुसे हुए हैं वो सभी दूसरे दलों से संबंधित हैं। ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए। इसके अलावा जो अधिकारी इनसे मिला हुआ होगा उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कहा कि इस तरह के जो उपद्रवी हैं, जो इसमें दूसरी नकाबपोश में घुसे हुए हैं और जो लोग दूसरे दलों से संबंध रखते हैं, जिनकी आईडी, जिनकी पहचान वो लोग हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री बार बार कहा ऐसे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा और सरकार सख्ती के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी
जो प्रदेश के हित में नहीं है, आज व्यापार के हित में नहीं है, आम आदमी ने, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कहीं भी कोई मिलती है इसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए और कोई सरकारी मुलाजिम भी इस आंदोलन में उसके खिलाफ सस्पेंड कर मुकदमा दर्ज कर भीतर। वहीं कोरोना से तीसरी लहर की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पूरी तैयारी कर ली गई है और सरकार की तरफ से सभी जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ऑक्सीजन प्लांट की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। उनके अनुभव से हमने सीखा है। ऑक्सीजन की कमी जो दूसरी लहर के दौरान आई, उसके लिए हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं। हमें 40 पीएसए प्लांट तो प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं और 139 पीएसए प्लांट्स हम खरीदने जा रहे हैं, जिसके टेंडर फ्लोट हो चुके हुए हैं और अगले हफ्ते वो टेंडर खुलेंगे। जल्दी से जल्दी हम हर अस्पताल में अपना पीएसए प्लांट लगा देंगे। मैंने प्राइवेट अस्पतालों को भी कहा है कि वो भी अपने अपनी ऑक्सीजन के लिए अपने अपने पीएसए प्लांट लगाएं और मुझे पूरा भरोसा है कि ऑक्सीजन के मामले में हरियाणा आत्मनिर्भर बनेगा। सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट से जुड़ी पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। तो सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है और पहली बार बिना परीक्षा के रिजल्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये खास बात है कि पहली बार बिना परीक्षा दिए ही ये रिजल्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नई असेसमेंट पॉलिसी के तहत इस रिजल्ट को जारी किया गया है। दरअसल सीबीएसई का ये रिजल्ट नई असेसमेंट पॉलिसी के तहत जारी किया गया है। इसके साथ ही 99.37% इस बार रिजल्ट रहा है। सीबीएसई 12वीं के नतीजे इस बार 99.37% रहे हैं। 99.37% छात्र इस बार सीबीएसई 12वीं में पास हुए हैं। और ख़ास बात यह भी है कि लड़कियों ने बाजी मारी है। जी हाँ, 12वीं के नतीजों में लड़कियां अव्वल रही हैं। छात्रों को पछाड़ते हुए छात्राओं ने ज़्यादा अंक सीबीएसई 12वीं के नतीजों में हासिल किए हैं। 99.67% छात्राओं का रिजल्ट रहा है। इसके साथ ही 99.37% छात्र पास हुए हैं। इसके साथ ही cbseresults.nic.in पर जाकर रिजल्ट छात्र अपना देख भी सकते हैं। और इस बार बिना परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने के बाद स्टूडेंट में खुशी का माहौल है। छात्र छात्राएं खुशी से झूमते हुए भी नजर आए हैं। ये गुरुग्राम की तस्वीरें आपके सामने अब आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार ने सभी संत महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है। मुख्यमंत्री अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन की ओर से आयोजित अभिनंदन एवं आभार कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम हरियाणा, दिल्ली, पंजाब एवं चंडीगढ़ के अग्रवाल समाज ने हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखे जाने पर आयोजित किया। इसमें विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने चांदी की गदा, शॉल, पगड़ी, स्मृति चिन्ह, फूलों के हार भेंट कर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने संतों और महापुरुषों के सुविचारों को आगे बढ़ाने और समाज को प्रेरित करने के लिए उनकी जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े संस्थानों के नाम पर भी महापुरुषों के नाम पर रखे जा रहे हैं। करनाल की हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप, पलवल की स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है। इसी प्रकार हिसार के एयरपोर्ट का नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे निर्णय लेने का सरकार को अधिकार है, तब तक महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाया जाएगा।
साइबर सिटी गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अस्पताल पर पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप है। गुरुग्राम का पारस हॉस्पिटल कई सालों से वसूली कर रहा था। खुले में पार्किंग कराकर अवैध वसूली की गई, जिसकी शिकायत की गई है और इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो पारस हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पार्किंग के नाम पर लूट का आरोप है। पारस हॉस्पिटल पर पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप है। खुले में पार्किंग कराकर अवैध तरीके से वसूली की जा रही थी। काफी समय से खुले में पार्किंग करवाकर अवैध वसूली पारस अस्पताल कर रहा था। कई सालों से पैसा वसूल रहा था पारस हॉस्पिटल। मामला यह है कि पारस हॉस्पिटल के पास कोई पार्किंग की करने के लिए जगह नहीं है जो इसमें कॉमर्शियल पार्किंग करवा सके, इवन फ्री के लिए भी नहीं है। इन्होंने फ्री पार्किंग के लिए बेसमेंट 2 रखा था, सैंक्शन लिया था जब बिल्डिंग प्लान हुआ, उसमें भी इन्होंने कॉमर्शियल एक्टिविटी कर दी। पिछले साल सितंबर में मैं और बलबीर जी पारस हॉस्पिटल गए थे, तो हमसे बाहर गाड़ी खींच आने लगे तो हमसे जबरदस्ती 30 रुपए लिए इन्होंने। हमने पुलिस में इसकी शिकायत की और नेट पे चेक किया कि इन्होंने जो बेसमेंट 2 भी पार्किंग के लिए ले रखा था उसमें भी फ्री पार्किंग कर रखी है इन्होंने, लेकिन प्रैक्टिकली जाके देखा वहाँ लैब और दूसरी चीजें हैं। इस चीज की शिकायत हमने पुलिस को की और सीएम विंडो पे भी डाली। जब सीएम विंडो की हमारी शिकायत पुलिस के पास आई, उन्होंने जांच करके बता दिया कि ये अवैध पार्किंग करवा रहे हैं और जो करवा रहे हैं उसके ऊपर निगम कार्रवाई करेगा। निगम में जो हरिओम अत्री जी ज्वाइंट कमिश्नर थे और समीर श्रीवास्तव जी जो जेटीओ 3 थे उस टाइम, उन्होंने उसकी जांच की और जांच में पाया कि बेसमेंट जो इन्होंने फ्री में कर रखा है, जिसका इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स भी एग्जेम्प्ट करवा रखा है, वो तो इन्होंने कॉमर्शियल कर लिया। उसके ऊपर उन्होंने 16,27,582 रुपए फाइन लगाए और 1 सप्ताह के अंदर उसकी रिकवरी की। अब दूसरी बात रह गई कि जो अवैध पार्किंग करवा के वसूली कर रहे थे। पहली महिला ओलंपिक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी से 24 लाख से अधिक की राशि की ठगी करने वाले बिल्डर्स ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई है, जिस पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई का निर्णय कर लिया है। कर्णम मल्लेश्वरी फाउंडेशन वेट एंड पावर लिफ्टिंग सेंटर की स्थापना कर रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 5 करोड़ की राशि से बनने वाले इस भवन के निर्माण को लेकर कर्णम ने स्थानीय पुलिस में बिल्डर के खिलाफ 24 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। बिल्डर्स पर तय समय में काम पूरा नहीं करने और जो पैमाइश दिखाई गई वास्तव में वो पैमाइश से कम निकली, जिसके चलते बिल्डर्स ने उनसे 24 लाख से अधिक की राशि अधिक ली। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में पंचकुला के इन बिल्डर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें एक तो इन्होंने टाइमली पूरा नहीं किया, अगर टाइमली पूरा करते और क्वालिटी वाइज भी बहुत पुअर रहे हैं, तो टाइमली पूरा करते तो हरियाणा में खेलो इंडिया होने जा रही है, वो हमारी इस पे होती है एकेडमी में, और इसका हमें बड़ा भारी नुकसान हुआ है, हमें भी हुआ है, सरकार को भी हुआ है, दोनों को नुकसान। तो हम चाहते हैं कि भी जो कोर्ट है और पुलिस है हमारे साथ न्याय करे, हमें पूरा भरोसा है दोनों। आया गया पिरामिड कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ, बट लेटर ऑन एक झूठे तथ्यों के आधार पर प्रेजेंट एफआईआर दर्ज करा दी गई, बिकॉज के भी ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉल करता है, कोई भी क्रिमिनल एक्ट इसमें नहीं हुआ, किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं हुई, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल फॉल्स केस है। इसकी दोनों डॉक्यूमेंट्स जो रिप्रेजेंटेशन दी गई फाउंडेशन के एफआईआर पर पिरामिड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से, उसमें सारा का सारा क्लियर किया हुआ है कि किस डेट को क्या हुआ और कितने % काम हो चुका है। इवन पिरामिड कंस्ट्रक्शन कंपनी आज भी उसी बात पे कायम है। उधर डबवाली के चौटाला गांव में भी लोग जलभराव की समस्या से परेशान हैं। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गलियों में घरों के सिलेंडर पानी में तैर रहे हैं। ग्रामीणों ने जल निकासी के प्रबंध करने की मांग की है, लेकिन प्रशासन पर सुध नहीं लेने का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो घर में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर हैं गैस के, वो सड़कों पर पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। चौटाला गांव में जलभराव की समस्या कुछ इस कदर है
कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और आप यकीन मानिए यहाँ जाएंगे तो आपको सड़क कहीं पर नजर नहीं आएगी, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। कैथल के डीएवी कॉलेज वार्ड नंबर 5 में पिछले 15 दिन से झुग्गी झोंपड़ियों में पानी भरा हुआ है। यहाँ रहने वाले बागड़ी लुहार एक साइकिल की दुकान में आश्रय लिए हुए हैं। प्रशासन की ओर से इन्हें खाना पीना मुहैया नहीं करवाया गया। कॉलोनी वासी इन्हें खाना दे रहे हैं। संवाददाता जोगेंद्र कुंडू की ये रिपोर्ट देखिए। इनके वोट कार्ड भी बने हुए हैं, आप उधर भी देख रहे हैं। ये झोपड़ियां हैं वो पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन को इसकी खबर है, परंतु इनकी कोई सूचना। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।